जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में एक ऐसा पूरा मॉडल पेपर हम लोग देखने जा रहे हैं साथियों जो आपकी पिछली सभी शिफ्ट पर आधारित होगा एसएससी जीडी की। यानी कि अब तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उसमें एग्जामिनर किस टाइप के हिंदी के सवाल पूछ रहा है, किस टाइप के जीके जीएस के, किस टाइप के रीजनिंग के, किस टाइप के मैथ्स के, ये एक अंदाजा मैंने लगा लिया है और ये जान लिया है साथियों कि कहां से एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है। तो वैसे ही सवाल जैसे आपकी अगली शिफ्ट में साथियों पूछे जाएंगे वैसे मैं सवाल आपके समक्ष यहां पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो अगर आप अपने इस एग्जाम के लिए वाकई में सीरियस हैं और चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है हर हालत में, तो आज की ये वीडियो साथियों आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले साथियों हिंदी के सवाल देखेंगे, फिर जीके जीएस रीजनिंग मैथ्स और रीजनिंग सब कुछ साथियों देख लेंगे। चलिए तो साथियों हिंदी के सबसे पहले 20 क्वेश्चन यहां पर हैं, इसमें से देखिएगा कितने सवाल आप बिल्कुल सही कर पाते। तो पहला सवाल है कि जिसका उदय हाल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसको नवोदित कहा जाता है जिसका उदय हाल में हुआ हो। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करिए। यानी कि यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। देखिए शुद्ध गाय नहीं होती है, शुद्ध दूध होता है, तो ये तो गलत है। सही कौन सा होगा इन चारों में से बताइए। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं भाई, परिवर्तन की तो आवश्यकता है। यहां शुद्ध दूध का गाय ये भी गलत है, यहां शुद्ध गाय ये भी गलत है। मैं कहूंगा यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए रेखांकित शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, बेरहमी का विलोम यहां पर आपको बताना है। तो बेरहमी का विलोम क्या होता है सर, तो रहमदिली होता है ना। तो आंसर आपका अगर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उस सही वाले का आपको यहां पर चयन करना। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, रविवार में मिलूंगा नहीं, रविवार को मिलूंगा होता है। मैं तुमसे रविवार के दिन, ये भी गलत है, वार का मतलब ही दिन होता है। मैं तुमसे रविवार के दिन, फिर ये गलत हो गया। यानी कि सही कौन सा होगा, सही आपको ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। उसके बाद देखिए आपसे विलोम पूछा जा रहा है सातु नश्वर का। तो संसार नश्वर है, नश्वर का विलोम मुझे बता दीजिए। तो नश्वर का विलोम सातु अनश्वर होता है। क्या होता है, अनश्वर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए साथियों के रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हाथ से लिखी पुस्तक को क्या कहा जाता है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए हाथ से लिखी एक भी पुस्तक को हम लोग साथियों पांडुलिपि कह सकते हैं। तो पांडुलिपि आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला देखिए साथियों दुरुपयोग का आपको यहां पर विलोम बताना है। तो भाई साहब दुरुपयोग का विलोम क्या हो सकता है, सदुपयोग हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। खाली जगह में बताइए कौन सा शब्द साथियों यहां पर आ सकता है। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, मैं अपनेपन में, मैं कल में, मैं दिसंबर में, मैं गाड़ी में होना चाहिए। यानी कि मैं गाड़ी में, है ना, गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, ये मैं नहीं, यहां पर नहीं आएगा। या दिसंबर, देखिए दिसंबर ज्यादा उपयुक्त होगा साथों, है ना। गाड़ी में नहीं, दिसंबर कहते नहीं, मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। तो कुल मिला के यहां पर गाड़ी नहीं, यहां पर दिसंबर आ जाएगा। अगला देखिए साथों आपकी स्क्रीन पर है कि अलादीन का चिराग, इसका ये आपने सुना बहुत होगा अलादीन का चिराग, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब भाग्य खुलना होता है, नहीं आमना सामन करना, नहीं आश्चर्यजनक वस्तु। साथु कहते हैं भाई ये तो अलादीन का चिराग है, आश्चर्यजनक वस्तु को कहा जाता है अलादीन का चिराग। उसके बाद देखिए साथु दिए गए वाक्य का वो भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को चुनना है। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, विद्या धन अर्थी। क्या इसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्या ये शब्दों के योग से बना है ना। मैं कहूंगा ये तो शब्दों की योग से बना हुआ है, तो शब्दों की योग से बना हुआ है। यानी कि आपके सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए झांसा देना, इसका मतलब सातों क्या होगा, झांसा देना। तो झांसे देने को सातों पता क्या कहा जाता है, धोखा देना कहा जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का यहां पर आपको चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का आप लोग चयन करिए कि दीपक रोशनी प्रदान करता है, राम की तुलना कबीर से मत करो, यह मशीन गलत लिखा हुआ है, सब कार्य करती है, औरत में बहुत शक्ति होती है। तो ये वाला वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है देवताओं का उपवन, रेखांकित शब्द के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है। देवताओं का उपवन, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको नंदन कानन कहते हैं साथ। तो देवताओं के उपवन को क्या कहा जाता है, नंदन कानन कहा जाता है।
अगला देखिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, रेखांकित शब्द की वर्तनी आपको बताने, क्या ये चौड़ी शब्द सही नहीं लिखा हुआ है? बताइए सातों। मैं कहूंगा चौड़ी ऐसे नहीं लिखा जाता है, चौड़ी सातों ऐसे लिखा जाता है। और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऐसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, महिला शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो महिला का तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। महिला को औरत भी कहते हैं, महिला को नारी भी कहते हैं, महिला को कांता भी कहते हैं, अबला भी कहा जाता है साथियों नारी को, और स्त्री भी कहा जाता है। तो स्त्री आपके सवाल का जवाब होगा। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको तो भाई साहब हम लोग चक्रपाणी कहते हैं, जिसके हाथ में चक्र होता है। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि कहने के हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं। अब अवगुण का तत्सम आपको बताना है। अवगुण का तत्सम यहां पर क्या हो जाएगा? अवगुण हो जाएगा, यानी कि यहां पर अवगुण भी आ सकता है। उसके बाद देखिए, ठिकाना ना रहना, इस मुहावरे का मतलब आप लोग बता दीजिए। ठिकाना ना रहने का मतलब क्या होता है? कहीं जगह ना मिलना, सैर करना, बेचैन होना, दुनिया घूमना। मैं कहूंगा कहीं जगह ना मिलने को कहा जाता है सातु ठिकाना न रहना। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए सातु, आपसे कहा जा रहा है कि खाली जगह वाला शब्द है कि योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है, तब भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। तो शांति आएगा, या प्राप्ति भी प्रदान की जा सकती है, क्रांति भी प्रदान की जा सकती है, भ्रांति भी प्रदान की जा सकती है। मैं कहूंगा यहां पर शांति शब्द आ जाएगा, और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं। देखिए, आपका जैसा साथियों शिफ्ट हो रही है ना, जैसा पेपर आ रहा है एसएससी जीडी का, वैसे आपके लिए 10 मॉडल पेपर तैयार किए गए। मेरा मानना है कि अगर आप इन 10 मॉडल को सिर्फ अच्छे से देख भी लोगे तो आपका ये पेपर क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें रीजनिंग और मैथ्स के वो सारे कॉन्सेप्ट है जिस टाइप के एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है, और जैसे अब आगामी शिफ्टों में पूछा जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये देखा गया है कि एग्जामिनर कुछ सवाल लगभग 30 से 40 सवाल सातों प्रीवियस ईयर पेपर से ले रहा है। तो प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है। अगर इस पीडीएफ को देख लोगे और जितने एग्जामिनर सवाल पिछली परीक्षाओं में से उसने एसएससी जीडी के लिए हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये मॉडल पेपर तो भारी पड़ेंगे सातों आपकी शीट पर। और तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है सातों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर के भी सातों 5 से 6 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको वहीं व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। मैं कहूंगा अगर आपके एग्जाम में कुछ समय भी बाकी है तो इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा, आपका पेपर सातों क्रैक हो जाएगा। चलिए तो सातों 20 सवाल हो चुके हैं आपके हिंदी के, 20 सवाल जीके जीएस करंट अफेयर के हम लोग यहां पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेग का एसआई मात्रक है? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की नहीं हो सकी पंचवर्षीय योजना। तो भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना नहीं हो सकी? मैं कहूंगा 8वीं पंचवर्षीय योजना नहीं हो सकी, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं जो फील्ड हॉकी है ना, फील्ड हॉकी, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत नहीं है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत इसमें से कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी साथियों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में है। कृषि एवं पशुपालन का गठन करना, ये भी है। विधायक को कार्यपालिका से अलग करना, ये नहीं है। तो नहीं है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। 1951 में प्रथम एशियाई खेल ये कहां पर आयोजित किए गए थे? तो ये साथियों भारत के नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे ये आपको मालूम होना चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान ही खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए जानी जाती है? ओडिशी के लिए जानी जाती है। ओडिशी नृत्य शैली से संबंधित है साथियों गीता महलिक, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो जो साथियों समवर्ती सूची दी गई है ये 7वीं अनुसूची में दी गई। कौन से अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है, ये आपको साथियों याद रखना चाहिए। अगला देखिए, कथक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कथक की अगर बात करते हैं, कथक का मतलब होता है कथावाचक। क्या इसका मतलब होता है साथियों? कथावाचक इसका मतलब होता है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, यानी कि एक कहानी इसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए
बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं और जिसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मैं कहूंगा 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, आमने सामने 5-5 होते हैं साथियों, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो ये साक्षरता प्रतिशत क्या साथियों है, आपसे पूछा जा रहा है। कॉलेज डिग्री धारकों का प्रतिशत नहीं, उन लोगों का प्रतिशत जो अंग्रेजी नहीं साथियों, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ सकता है और लिख सकता है। बिल्कुल साथियों, ये साक्षरता प्रतिशत का अर्थ है, उसकी परिभाषा है। आंसर आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन ये वाकई में इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो ये साथियों 2 भागों में विभाजित किया गया था, है ना, 2 भागों में विभाजित किया गया था साथियों, ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। पहला भाग 1944 में, दूसरा भाग 1945 में किया गया था प्रकाशित, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का नाम क्या था साथियों? अशोक था, तो अशोक आपके सवाल का जवाब है। अगला देखिए, हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये साथियों कहाँ मनाया जाता है? मैं कहूंगा ये नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड आपके सवाल का जवाब होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड परिणाम स्वरूप हुआ, यानी कि किसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, आप लोग याद रखेंगे। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो साथियों उसके कर्तव्यों का पालन मैं कहूंगा राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही थी साथियों? तो अवधि आपको बताना है 2007 से 2012 तक था साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, बैंकिंग विनिमय अधिनियम ये कब पारित किया गया आपसे पूछा जाएगा साथियों, तो आपको बताना 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम साथियों ये कब पारित किया गया? तो 1949 में पारित किया गया। अगला सवाल देखिए, आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका संबंध किस खेल से है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा हॉकी से इसका संबंध है, तो हॉकी आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है बताइए? तो जैन है, हिंदू हैं, मुस्लिम है, ईसाई है। मैं कहूंगा हिंदू धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो अब आपके सामने देखिए साथियों 40 सवाल हो चुके हैं और अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के सवाल शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग की ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने लिए हैं, तो इसलिए इन सारे सवालों को बहुत बारीकी से आप लोग देखेंगे, क्योंकि कई सारे सवाल आपको इस क्लास से भी देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी की आपकी शिफ्ट में। तो कह रहे कि देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 4 होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 5 होगी, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। 1 2 3 4 यहाँ पर भी 5 नहीं है, 1 2 3 यहाँ पर भी 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि 6 मित्र है पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे। आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि केंद्र के अंदर की ओर मुंह करके बैठे या बाहर की ओर, इससे सवाल गलत और सही हो सकता है ना। तो ये आपको चीजें ध्यान देना है साथियों। तो एक हम क्या बना लेंगे, वृत्ताकार मेज बना लेंगे। 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 और 1 6 साथियों लोगों के बैठने की हमने जगह बना ली और सबका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ। ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। अब देखिए अगर हम इस लाइन को तब सॉल्व करेंगे जब हमें पी और क्यू आगे कहीं और मिलेगा, पी और क्यू में से कोई एक। तो पी क्यू यहां पर नहीं है, पी क्यू यहां पर नहीं है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसको सॉल्व करना सबसे पहले खतरा हमारे लिए है, तो इसको साथियों हम लोग स्किप कर देंगे। आर एस की अगर बात करते, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते इस वाली लाइन को, तो देखिए एस हमें यहां पर मिल रहा है जो कि हमारे लिए आसानी देगा, तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। एस के ठीक बीच में, अच्छा आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा हुआ है, एस और टी के विपरीत कौन बैठा हुआ है? ठीक बाईं ओर बैठा है टी के। अच्छा ये तो थोड़ा सा अजीबोगरीब सवाल है, कोई बात नहीं, मैं इसको देख लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है साथ आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा हुआ है, आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा है एस टी के ठीक बाईं ओर बैठा, एस टी के ठीक बाईं ओर बैठा। देखिए यानी कि ये लाइन यहां से स्टार्ट होती है और फिर यहां तक आ जाती है। एस टी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ, उसके बाद साथों लिखा हुआ है फिर अब यहां से है टी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, तो मैं यहां पर इसको उठाकर यहां पर रख देता हूं, टी के विपरीत कौन है ना, बस सवाल सही हो गया, टी के विपरीत कौन है। चलिए तो कोशिश करते हैं साथों, सबसे पहले एस टी के
ठीक बाईं ओर बैठा हुआ, तो इसको सॉल्व कर लो फिर साथियों इसको कर लेना। तो टी को आप कहीं पर भी बैठा सकते हो। मान लीजिए साथियों टी को आपने यहां पर बैठा ला और कहा जा रहा है कि टी के ठीक बाईं ओर एस बैठा है, तो टी का बाएं यही तो होगा जब केंद्र से बाहर की तरफ सबका मुंह है। उसके बाद कहा जा रहा था कि आर और एस के ठीक बीच में यू है, तो आर यहां पर बनेगा क्योंकि एस यहां पर बना हुआ है, तो आर और एस के बीच में ठीक यू है तो यू आ गया। उसके बाद देखिए साथियों क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है पी, तो क्यू साथियों यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, तो क्यू का दायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो 6 के 6 आपने बैठा दिए। टी के विपरीत कौन बैठा हुआ, मैं कहूंगा टी के विपरीत साथियों आर बैठा हुआ है, तो आर आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि ए गुणा बी का मतलब क्या है, ए बी का पति। देखिए ये सवाल एक सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम में आता है और बच्चे इस सवाल को 90% बच्चा इस सवाल को स्किप कर देता है, करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है इसलिए। लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपका ये सवाल आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और एग्जाम में सारे बच्चों को साथों आप पछाड़ सकते इस सवाल को करके। देखिए ए गुणा बी का मतलब है ए बी का पति है, खत्म बात। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ठीक है। ए भाग बी का मतलब क्या है साथियों, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, और ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, टी भाग आर प्लस एस माइनस एम। इसमें फिर आपको बताना, इसको सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि टी का एस से क्या संबंध होगा, एस क्या कहेगा टी को। तो देखिए जैसे कि यहां पर भाग है और यहां पर कहां पर भाग दे रखा है, यहां पर कहां पर भाग दे रखा है, यहां पर भाग दे रखा है साथियों, है ना। और इसका मतलब ये है तो टी की जगह पर हम ए मान लेंगे और आर की जगह पर हम बी मान लेंगे। तो जब ए भाग बी का मतलब है कि ए बी का बेटा है, तो मैं कहूंगा टी आर का बेटा है ना। टी जो है ना साथियों ये आर का बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस लगा लेंगे, बेटा है। उसके बाद करेंगे आर प्लस एस, तो प्लस कहां पर है, प्लस यहां पर। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि आर एस का भाई है, मान लेंगे आर एस का भाई है, यानी कि जो आर है ना साथियों ये एस का भाई है, ठीक है। तो ये पिता हो गए, उनका बेटा हो गया और आर एस का भाई हो गया। अब माइनस वाले को देख लीजिए, माइनस वाला कहां पर है, माइनस वाला ये है साथियों। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि एस एम का पिता है। एस जो है ना साथियों एस ये एम का पिता है, ठीक है। एस एम का यहां पर पिता हो गया, तो ये दोनों आपस में साथियों भाई भाई हो गए ये दोनों, और ये उनके बच्चे हो गए। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि टी का एस से क्या संबंध है, यानी कि एस क्या कहेगा टी को। तो एस क्या कहेगा साथियों टी को, एस के भाई का बेटा है ये टी, तो मैं कहूंगा भाई के बेटे को क्या कहा जाता है, भतीजा कहा जाता है, या भाई का बेटा कह लो, यानी कि आंसर आपके सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बता दीजिए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि डेस्क को यहां पर क्या लिखा जाता है, डेस्क को ये कुछ नहीं साथियों, डेस्क को यहां पर लिखा जाता है CEDFRTJL, और चेयर को यहां पर साथियों कुछ इन लेटर्स के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है टेबल को क्या लिखा जा सकता है। सबसे पहले हमें लॉजिक याद करना होगा कि लॉजिक आखिर लगा क्या। देखिए जैसे कि ये डी है तो यहां डी से सी बन गया है, और उसके बाद साथियों ई का ई आ गया है। एस की अगर बात ऐसे नहीं होगा सर, तो ऐसे हो सकता है डी है, डी से यहां पर सबसे पहले मतलब डी से पहले सी आता है और डी के बाद ई आता है। ई की अगर बात करें ई से पहले डी आता है और ई के बाद एफ आता है। उसी प्रकार एस से पहले आर आता है और एस के बाद टी आता है, के से पहले जे आता है और एल आता है। यही चीज इसमें होगी, देख लीजिए सी से पहले बी और सी के बाद में डी, यानी कि यहीं पर हम यही लॉजिक अपना देंगे टेबल वर्ड में। तो साथियों चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। जैसे कि टी है, टी से पहले क्या आता है, मैं कहूंगा एस, और टी के बाद क्या आता है यू। ए से पहले आता है जेड और ए के बाद आता है साथियों बी। बी से पहले आता है ए और बी के बाद आता है सी। एल से पहले आता है साथियों के और एल के बाद आता है एम। ई से पहले आता है डी और ई के बाद साथियों आता है एफ। तो आपको ये देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, SUZBACKMDF। मैं कहूंगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने देखिए कथन यहां पर दे रखे हैं और निष्कर्ष यहां पर दे रखे हैं। आपको दो कथन को पढ़कर यह बताना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो सकता है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि कुछ नमकीन पिज्जा है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गई, ये नमकीन हो गई, और कुछ नमकीन यानी कि इतनी नमकीन क्या हो गई, इतनी नमकीन हम पिज्जा मान लेते हैं क्योंकि कथन में ऐसा कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, तो ये जो कोई पिज्जा है ना साथियों ये हम मान लेते हैं कि कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है। कट का निशान मैंने लगा दिया, आप लोग समझ जाइएगा। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। देखिए
कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, कोई बिस्किट नमकीन नहीं। देखिए कथन में हमें इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि कोई बिस्किट नमकीन है या कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, तो जो हमें जानकारी नहीं दी गई होती है उसको हम गलत मान लेते हैं। कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। इस बात की जानकारी हमें कथन में दी गई है कि कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, तो जब कोई पिज्जा बिस्किट नहीं हो सकता तो कोई बिस्किट भी पिज्जा नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है। देखिए जब सारे पिज्जा बिस्किट नहीं है तो कुछ पिज्जा भी बिस्किट नहीं हो सकते, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 वाला बिल्कुल सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आपको ये बताया गया है कि मैचर को 82 लिखा हुआ है, हायर को 59 लिखा हुआ है, तो एशियन को सातु क्या लिखा जा सकता है? अब हमें सबसे पहले यहां पर लॉजिक ये पहचानना होगा कि आखिर ये मैचर से 82 लिखा कैसे गया है। तो ऐसा तो नहीं कि इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है, जैसे कि M 13 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है, U 21 पर होता है, R 18 पर होता है और E 5 पर होता है। ऐसा तो नहीं कि इन सब नंबर्स को जोड़कर ये 82 आ गया है। तो ट्राई कर लेते हैं सातु। देखिए 13 1 14, 14 और 20 कितना हो जाएगा सातु? 14 24 34 हो जाएगा, 34 और 1 35, 35 20 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, 55 और 18 प्लस 5 23 कितना हो जाएगा सातु? ये आपका 8 और 7 78 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर तो 78 आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं सातु 78 में अगर हम कितने जोड़ें सातु? 78 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमें 82 मिल जाएगा। अच्छा एक बार इसको भी देख लीजिए, जैसे हायर लिखा हुआ ना, तो H 8 पर आता है, I 9 पर आता है, G 7 पर आता है, H 8 पर आता है, E 5 पर आता है, R 18 पर आता है। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, 17 और आपका 8 कितना हो जाएगा? 25, 25 और 7 32 हो जाएगा, फिर ये 37 हो जाएगा, 37 और 18 कितना होता है? मैं कहूंगा साथियों 55 होता है। यहां पर भी 55 आया है और 59 है, यानी कि इसमें भी आपको 4 जोड़ना है। इसमें भी 4 जोड़ा था, इसमें भी 4 जोड़ा गो, तो इसमें भी साथियों 4 जोड़ लीजिएगा। A 1 पर आता है, S 19 पर आता है, I 9 पर आता है, A 1 पर आता है, N 14 पर आता है। 14 1 आपका 15 हो जाएगा, 15 और 9 आपका 24 हो जाएगा, 24 एक आपका 25 हो जाएगा, 25 45 44 हो जाएगा, यानी कि 4 इसमें जब जुड़ेगा तो 48 यहां पर आ जाएगा। और 48 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, देखिए सबसे पहले ये ऐसी 4 लाइनों से एक रेक्टेंगल टाइप का बनाया गया है, फिर उन 4 लाइनों में एक एक्स्ट्रा लाइन लगा दी गई, ये वाली, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया? अब अगली एक और लाइन लगा दी गई एक्स्ट्रा, फिर एक और लाइन लगा दी गई। तो आपको बताने कि यहां पर ये 4 टाइप का तो बनेगा, है ना, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन अब लाइन कहां पर होगी, बस इतनी सी बात आपको बताने। तो मैं कहूंगा लाइन की शुरुआत कहां से हुई थी साथियों? तो मैं कहूंगा यहां से लाइन की शुरुआत हो जाएगी। तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा यहां पर है, नहीं यहां पर है, नहीं यहां पर है, नहीं ऐसा यहां पर है, तो यही आपका जवाब हो जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो सकता है? 5 है, ठीक है, -3 है, गुणा 0 है, +1 है, बराबर 2 है। इसको हम ऑप्शन की मदद से करते हैं, और कभी भी अगर कोई ऐसा सवाल आता है कि जिनको हम ऑप्शन की मदद से करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी से स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपको 50 बार बता चुका हूं। देखिए 2 की जगह पर 0 और 0 की जगह पर 2 अगर आ गया, है ना, देखते हैं साथों, तो 5 का 5 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, गुणा 0 आ जाएगा, प्लस आपका 0 की जगह पर 2 है तो 2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, अगर 0 यहां पर इसको कैलकुलेट करके आ गया तो ये जवाब हमारा सही हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर 5 की अगर बात करें, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस आपका सातु क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर 5 प्लस का है, 1 प्लस का है, 6 हो गया, 6 - 6 बराबर क्या आना चाहिए? 0, तो 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि यही हमारे सवाल का जवाब हो जाता है। चलिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, किस ऑप्शन के साथ आपका राइट आंसर जाएगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एक नंबर सीरीज का सवाल है, 86 है, 107 है, 82 है, 111 है, 78 है, 115 है। तो आपको ये बताना है कि अगला नंबर यहाँ पर सातों क्या हो सकता है, बताइए। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 86, 107, 82, एक काम करिए साथों, यहाँ ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। अगर हम ये चीज करते हैं, ये चीज देखिए, जैसे कि 86 से 82 जो हुआ है, यहाँ पर 4 घटाया गया है,
82 से 78 जो हुआ है यहाँ पर भी 4 घटाया गया है। अगर 107 से 111 हुआ है तो यहाँ पर 4 प्लस किया गया, और 111 से 115 हुआ है तो 4 प्लस किया गया है। तो यहाँ पर 4 घटाया जा रहा है तो इधर भी 4 घटाया जाएगा। मैं कहूंगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 74 आ जाएगा। तो 74 के ऑप्शन में है, बिल्कुल सातों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर एक आकृति दिख रही होगी और एक 4 खाने हैं, 1 2 3 4। ये वाला खाना जो है ना, ये वाला खाना फ्री है, तो इसमें आपको साथियों भरना है। कैसे, यहाँ पर क्या हो सकता है, मैं कोशिश करा रहा हूं। देखिए साथियों आप लोग, जैसे कि ये एक गोला यहां से बना है तो एक गोला साथियों यहां से भी ऐसे करके बन जाएगा, और फिर एक ये यहां पर बन जाएगा, और फिर अगर बात करते हैं साथियों ये यहां पर भी बन जाएगा, है ना। हाँ यहीं पर बनेगा, और कहीं पर बनेगा, और कहीं पर शायद साथियों नहीं बनेगा। अच्छा ये चीज होगी। अब देखिए ये रेक्टेंगल टाइप का है, तो सॉरी रेक्टेंगल नहीं बल्कि ट्रायंगल टाइप का है, तो एक ट्रायंगल टाइप का यहां पर बन जाएगा। तो ऐसा कहां पर बना हुआ, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में एक तरीके से यहां पर अगर बात करें, देखिए गैप है यहां पर, मैं गैप नहीं लगा पाया वो बात अलग है। एक सेकेंड लगा ही देता हूं। देखिए एक ये हो जाएगा, ये चीज और ये चीज हो जाएगी। देखिए इन दोनों में गैप है ना, लेकिन यहां पर गैप नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका जो ट्रायंगल है इसकी नोक ऊपर की तरफ है, लेकिन इसमें की अगर इसमें नीचे की तरफ नोक है, नहीं हो सकता। इसमें भी नीचे की तरफ है, नहीं हो सकता। इसमें ऊपर की तरफ है और उसमें गैप भी है, यानी कि आपके सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ए जिनका भी आंसर था तो बिल्कुल सही था। चलिए साथ, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बहुत शानदार और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहूंगा इस आधार पर, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल साथों आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, तो बहुत बारीकी से, बहुत ध्यानपूर्वक आप इस सवाल को देखिएगा। अच्छा सवाल है। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 8 एथलीट हैं, सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में है। अब यहां से स्टार्ट होता है, तो एक वृत्ताकार मेज हमने बना ली। 8 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोगों के बैठने की जगह हमने बना ली। सबका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है। उसके बाद कहा जा रहा है कि कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, अभिषेक चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तनु सुनील के। देखिए अब एक काम करिए, आपको तनु यहां पर दिखी और उसके बाद साथों तनु कहां पर दिखी, ये तनु दिखी। तो हम कॉमन ढूंढते हैं सबसे पहले कि अगर हमें 2 नाम एक साथ मिल रहे हैं तो हमें उससे ही स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो इसको साथों स्टार्टिंग कर लो। तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो चीनू को आप सबसे पहले कहीं पर भी बैठा लीजिए। चीनू को मान लीजिए साथों हमने यहां पर बैठा लिया है ना, और आप सबका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है, तो चीनू का दायां किधर होगा, चीनू का दायां साथों 1 2 3 चीनू का दायां यहां पर हो जाएगा, और चीनू के दाएं तीसरे स्थान पर तनु बैठी, तो तनु यहां पर आ जाएगी। अब आप यहां पर आ जाइए तनु के पास। तनु जो है ना ये सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो तनु जो है ना, अच्छा सुनील का बायां क्या हो सकता है, सुनील की अगर बात करते हैं, सुनील को जब हम यहां पर बैठा लेंगे तभी तो सुनील के बाएं और दूसरे स्थान पर तनु बैठ जाएंगी। ठीक है, ये भी हो गए। 6 में से 3 लोग साथों अब बैठ गए हैं। अब एक काम करिए साथों, अब सुनील यहां पर भी हैं, सुनील यहां पर है तो इसको देख लीजिए। सुनील के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठे हैं कौन, मोहित, यानी कि सुनील का दायां 1 2 यहां पर कौन बैठेंगे साथों, यहां पर मोहित साहब बैठेंगे, तो मोहित बैठ गए। अब एक बार स्टार्टिंग से फिर से पढ़ लीजिए सवाल को। कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, कोई राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, मैं कहूंगा अगर हम राहुल को यहां पर बैठालते हैं 1 2 3, देखिए अगर राहुल को यहां पर बैठा लें तो मैं कहूंगा साथों 1 2 3 यहां पर ऑलरेडी बैठी है। राहुल को अगर हम यहां पर बैठा लें तो ये पॉसिबल है कि राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कोयल यहां पर बैठ पाएंगी। 1 2 3 कोयल यहां पर बैठ पाएंगी, है ना। चलिए, तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी हो चुका है। मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे, मोहित किधर गए, मोहित सुनील के हाँ दूसरे स्थान पर बैठे। ये भी अभिषेक चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा, अभिषेक बैठा है, यानी कि अभिषेक जो है ना वो यहां पर बैठ जाएंगे। अब 8 लोग थे, 8 लोग में से साथों कौन बचा है यहाँ पर,
कौन बचा है, मैं कहूंगा अंकित बचा है, तो अंकित एक जगह खाली है तो अंकित साफ साफ तो यहां पर बैठ जाएंगे। सवाल में अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोयल के बाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो कोयल कहां पर है, कोयल कहां पर, कोयल के बाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, मोहित है। तो मोहित आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, कैसे कैसे इस बात का साथों पता लगाएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए SMA यहां पर है और SMA यहां पर भी है, SMA यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अच्छा अब ये देखिए यहां पर क्या है, SMA है, यहां पर L है, तो L पहले आता है या T, तो मैं कहूंगा L पहले आता है, तो इसको कट कर दीजिए। आर पहले आता है, ये एल, तो एल पहले आता है, ठीक है। यहाँ पर सी पहले, अब एल से पहले सी आता है, यानी कि ये सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर वाला सातों सबसे पहले आ जाएगा, ये वाला आपका। अब उसके बाद सातों एस है, तो मुझे ये बताइए आर पहले आता है या एस, तो आर पहले आता है लेकिन उससे पहले एल आता है, ठीक है ना, टी से पहले भी एल आता है, तो एक आ जाएगा। और फिर उसके बाद अब कौन सा आएगा, देखिए ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, तो ये बचा है आर पहले आता है, टी मैं कहूँगा आर पहले आता है या एस पहले आता है, तो ये सातों पहले आते हैं, यानी कि दूसरे नंबर वाला। मैं कहूंगा तीसरे नंबर पर कौन सा होगा, स्मार्ट होगा। स्मार्ट कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यानी कि यही आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को आपको चुनना है, यानी कि जो रूल यहां पर लगा हुआ है RPD से WUI बनाया गया है, जिस रूल के हिसाब से वही रूल इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में लगा है, इतनी सी बात आपको बताने। देखिए R से W हुआ है 5 बढ़ाया गया है, P से U हुआ है 5 बढ़ाया गया है, D से I हुआ है 5 बढ़ाया गया, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन इसमें 5 5 5 बढ़ाया गया है। L से C हुआ है 5 बढ़ाया गया नहीं, B से O हुआ है 5 नहीं बढ़ाया गया, X से U हुआ है 5 नहीं बढ़ाया गया, X से C हुआ है, X होता है 7 24 पर, है ना, तो 24 25 26 और उसके बाद 1 2 3, इसको तो काउंट नहीं करेंगे, इससे स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5, बिल्कुल साथ, तो इसमें 5 बढ़ाया गया है और Y से D में 5 बढ़ाया गया, M से R में 5 बढ़ाया गया है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर सातु कौन सा नंबर आएगा, कौन से ऑप्शन वाला। देखिए ये 3 लिखा हुआ है तो 3 लाइनें खींची हुई हैं, 4 है तो 4 भुजाएं हैं, 5 है तो 5 भुजाएं हैं, यानी कि नंबर यहां पर अब 6 आएगा और 6 भुजाएं होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सातु कहां पर है, बी में है। अच्छा देखिए काउंट कर लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर तो 7 है, ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लाइनें और 6 भुजाएं हैं और 6 नंबर भी लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बिहाल्फ को DCJYND लिखा जाता है, तो क्लिनिक को सातु क्या लिखा जा सकता है, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए सातु बी है, बी से डी हुआ है, यानी कि 2 बढ़ाया गया है। ई से सातु सी हुआ है, यहां पर क्या कर दिया गया, 2 घटा दिया गया है, ठीक है। और एच से जे हुआ है, यहां पर 2 बढ़ाया गया। ए से वाई हुआ 2 घटाया गया है। एल से एन हुआ है सातु 2 बढ़ाया गया है। एफ से, अब यहाँ पर F से F क्या पर, अब यहाँ पर सातु क्या किया गया, 2 घटाया गया है, तो 2 बढ़ाओ 2 घटाओ, 2 बढ़ाओ 2 घटाओ, 2 बढ़ाओ 2 घटाओ, ये चीज यहाँ पर चल रही है, तो यही चीज इसमें कर देंगे। 2 बढ़ाओगे तो E आ जाएगा। L में क्या करोगे सातु, L की अगर बात करते 2 घटाना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा J आ जाएगा। I की अगर बात करते 2 बढ़ाओगे तो K आ जाएगा, है ना। और N में अगर सातु बात करते 2 घटेगा ना, घटेगा तो कितना आ जाएगा सातु, यहाँ पर L आ जाएगा, इस टाइप से सातु, उसके बाद के आ जाएगा और उसके बाद ए आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, एल, अच्छा सॉरी एल नहीं लिखना चाहिए, तो मुझे ई लिखना चाहिए था। ये ऐसे 2 लाइन ये वाली बनाना मैं भूल गया, कोई बात नहीं। तो ई जे के एल के ए कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 5 दोस्त हैं, पूजा, भावना, चारू, गीता और हिमा, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, ठीक है। तो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और एक साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, ठीक है। भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हैं। अच्छा देखिए भावना हमें यहाँ पर भी मिल रही है, भावना हमें यहाँ पर मिल रही है, यानी कि हम सॉल्व कर लेंगे। तो हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर भावना, हेमा को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, मान लीजिए हेमा को हमने यहाँ पर बैठा दिया, तो क्या, अच्छा सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो हेमा के बाईं ओर क्या हो जाएगा सातु, हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर
भावना हो जाएंगे, यानी कि भावना जी यहाँ पर बैठ जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि भावना और हेमा की पड़ोसी है कौन? गीता। तो भावना और हेमा, है ना, भावना ये होगी और हेमा ये होगी। भावना और हेमा की पड़ोसी कौन होंगी? गीता होगी, तो गीता यहाँ पर बैठेंगी। अब एक बार फिर से सवाल को पढ़िए, कहा गया है कि चारू भावना की पड़ोसी नहीं है। चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, यानी कि चारू यहाँ पर नहीं बैठेंगी, तो जाहिर सी बात है चारू यहाँ पर बैठेंगी। तो 5 लोग थे, 5 लोग में से 4 लोग आपने बैठा दिए, बची हैं पूजा, तो यहाँ पर ही बैठेंगी सातु पूजा। भावना की ठीक दाएं ओर कौन बैठी है? तो भावना की ठीक दाएं ओर हेमा बैठी, सॉरी गीता बैठी है, तो गीता आपके सवाल का जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन आप लोग जरूर दबा दीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अंकित मूल्य कुछ भी होगा उसका, है ना, उस अंकित मूल्य के 20% छूट पर बेची जाती है विक्रय मूल्य। तो मैं कहूंगा साथियों अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य जो है उसके 20% छूट पर बेची जाती है, यानी कि अंकित मूल्य के 80% में बेची जाती है, तो वो विक्रय मूल्य सातु कहलाएगा, है ना, विक्रय मूल्य वो कहलाएगा। ठीक है, तो इसको अगर कट करोगे 20 से तो 20 चौक और 20 पंजे, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं साथियों, अब हम कर सकते हैं, हमें अनुपात पता चल चुका है, अंकित मूल्य बराबर के बराबर उधर है, बराबर के उधर विक्रय मूल्य है, इधर आएगा साथियों, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, है ना, विक्रय मूल्य आपका ये हो गया। और जो अनुपात रहेगा वो 4/5 है, 4/5 रहेगा, यानी कि अगर अंकित मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य 5 होगा, यानी कि 4:5 जो होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए जब ये ऐसे हुआ है तो ये सीधा उठ के थोड़ी ना चला जाएगा, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों लिख दिया। जब बराबर के इधर ये है 4/5, तो भाई साहब 5 उधर जाएगा, जैसे कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, 5 की गुणा इधर होगी और विक्रय मूल्य इसके नीचे आ जाएगा, तो 5 ये इधर आएगा और 4 सातों इसके नीचे आएगा, तो 5:4 होगा। 5:4 कहां पर है? 5:4 ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार आधा है, यानी कि ऊंचाई पूछी जा रही है और ऊंचाई का आधार जो है ना वो आधा है, और क्षेत्रफल उसका त्रिभुज का कितना है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए ऊंचाई और आधार की बात चल रही है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है ये मैं आपको बता रहा हूं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या? आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर आपको दे रखा है सातों सवाल में, कितना है? 144 है, 144 हो गया बराबर 1/2 हो गया। अच्छा, यहां पर एक बात कही गई है कि जो ऊंचाई के आधार जो है ना वो आधा है ना, आधार जो है ना वो ऊंचाई का आधा है। अगर ऊंचाई मान लीजिए h हो गई तो आधार इसका आधा हो जाएगा, यानी कि h/2 हो जाएगा, यही तो होता है आधा। चलिए तो देखिए साथियों, 2 की गुणा इससे हो जाएगी, 144 गुणा 4 बराबर h स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये अब देखिए अगर h स्क्वायर है, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ेगा, ये 12 इसमें से 1 निकल आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर है तो साथियों 2 निकल आ जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी कि मैं कहूंगा कि ऊंचाई त्रिभुज की कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर होगी। 24 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर भाग का निशान है ना, भाग का निशान है। 1495 भाग 23 प्लस 44 गुणा 9 माइनस 21, और फिर से यहाँ पर भाग है, भाग 3 का मान आपको यहाँ पर बताना है। देखिए 3 7 7 आ जाएंगे, माइनस 9 की अगर बात करते हैं 44 से करें 9 से गुणा, 9 चौक आपका 36 हो गया, 9 चौक आपका 36 हो गया, 39 हो गया, यानी कि 396 आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस आपका 23 से, अब इसको साथ तो कट कर लो जरा, 1495 की अगर बात करते हैं 23 से अगर कट करें तो कितना आ जाएगा साथियों? देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग कट करते हैं 23, देखिए 23 की 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर 23 की गुणा, सॉरी 23 की गुणा अगर हम 5 से करते हैं, 3 पंजे 15, 5 दूना 10 और 11 115, 149 लाना है, तो 23 की गुणा जरा 6 से करिए, 6 3 18 आपका हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा, ये सही रहेगा 138। तो 138, 23 छंग कितना आ गया? 138 आ गया। अब कितना बचा साथियों? इतना बचा। अब देखिए 23 पंजे 115 होता है, 23 पंजे कितना होता है? 115, पूरा पूरा कट गया, तो 23 से इसको जब काटोगे तो 115 आएगा, यानी कि 115 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 6 और 5 11 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, इसमें से 7 आप लोग हटा दीजिए, ठीक है ना। तो
एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर सातों क्या मैंने यहाँ पर 115 इकाई को लिख दिया भाई साहब, यहाँ पर 65 आएगा ना, तो 65 लिखिए, 65 यहाँ पर आएगा। तो अब 65 प्लस 396 लिख दीजिए, 65 प्लस 396 साथियों कितना हो जाएगा, 5 6 11 हो गया, ये आपका 16 हो जाएगा, 461 आएगा। तो 461 में से 7 को घटाइए, 461 में से 7 को घटाएंगे 454 बचेगा। तो 454 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल। आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि x और y एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। x और y किसी काम को मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं, अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं। क्या y होगा यहाँ पर, y अकेले उस काम को सातों 25 दिनों में पूरा कर सकता है, x अकेले उसी काम को कितने दिनों में तय करेगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए साथियों, यहां पर एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि काट सके, 100 ले लेते हैं, है ना, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y की जो क्षमता है, y एक दिन में 4 काम करता है और x और y दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। तो मैं कहूंगा y 4 कर रहा है और दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं, तो x एक दिन में 1 काम करेगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 100 है यहाँ पर। x अकेले उसी काम को यानी कि 100 काम को कितने दिनों में करेगा, ये तो डेली एक काम करता है 100, तो मैं कहूंगा 100 दिन इसको लग जाएंगे, 100 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन में 100 दिन कहां पर लिखा हुआ है, 100 दिन आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बी आपका जवाब होगा, तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों, और आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए आपका जवाब यहां पर क्या होगा। देखिए साथियों, ये भाग का निशान है साथियों, भाग का निशान 5400 भाग 2 माइनस 55 गुणा 11 प्लस 44 गुणा 3, इसको आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसी को भाग कर लेते सर, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0 0 आ गया, माइनस 55 की गुणा अगर कराएंगे 11 से तो कितना आ जाएगा साथ, तो इतना आ जाएगा 5 10 6 605 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 44 की गुणा 3 से करेंगे, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। तो 2700 में से साथ तो इसको घटा लीजिए आप, है ना। चलिए तो कर लेते हैं साथ हम लोग, ये 2700 में से 132 को जोड़ोगे तो ये 2832 हो जाएगा, 2832 में से 605 को घटा लीजिए, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, ये 2 बचेगा, 2 उतर गया, 8 में से 6 2 बचेगा 2, 2227 आपका जवाब होगा, जो कि कहां पर लिखा हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर डी है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि m अगर 1500 है और n 2000 है, तो m n से कितने प्रतिशत कम है, बताइए कितना कम है। m जो है ना, m n से कितना कम है, मैं कहूंगा 500 कम है। तो 500 कम है नहीं लिखा है, लेकिन बस इस 500 को प्रतिशत में आपको बदलकर बताना है। तो 100 से गुणा कर लेंगे साथियों, ठीक है ना, 100 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे, और 500 कम है किससे, 1500 से थोड़ी ना, 2000 से कम है 500, तो 2000 साथियों यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इन 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 2 से कट करेंगे 25 आएगा। मैं कह सकता हूं कि यदि m 1500 है, n 2000 है, तो m n से कितने प्रतिशत कम होगा, 25% कम होगा, 25% आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए और बताइए आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4600 रुपए है, यदि 12% की हानि होती है तो कितने रुपए में वो वस्तु बिकेगी। तो 4600 रुपए है साथियों, 12% की हानि होती है यानी कि 88% में वो वस्तु बिकती है, तो कितने रुपए में बिकेगी, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 46 की गुणा साथियों 88 से कर लीजिए आप लोग, 6 चंग 36, 6 42, 6 अट्ठे आपका 48 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 33 34 35 36 आपका हो जाएगा, 368 ही यहाँ पर आ जाएगा, 8 हो गया, 14 हो गया साथियों, 10 हो गया, 4 हो गया, यानी कि 4048 रुपए की वो वस्तु बिकेगी जब 4600 रुपए की वस्तु पर 12% की हानि होती है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु 32 वर्ष है, यानी कि 12 खिलाड़ी है, एक कोच हैं, तो मैं कहूंगा ये तो सारे के सारे लोग साथियों 13 लोग हो जाएंगे, और 13 लोगों की औसत आयु कितनी है, 32 है। ठीक है, अच्छा एक काम मैं यहाँ पर अभी से ही कर देता हूं, अगर ये 13 लोगों की कुल मिला के आयु का योगफल निकालना है तो 13 की गुणा 32 से कर देना चाहिए आपको। तो 32 की गुणा 13 से कर लेते, 3 दूना 6, 3 तियां 9, और यहाँ पर सातों 32 आ जाएगा, 6 आ गया, 11 आ गया, 416 यहाँ पर आ जाएगा, है ना।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, 416 इनकी कुल मिला के आयु का योगफल हो गया। कह रहे कि प्रथम 5 खिलाड़ी की औसत आयु 28 वर्ष है, यानी कि जो 12 खिलाड़ी हैं, एक तो कोच है, 12 खिलाड़ी में से जो 5 खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है वो सातु 28 वर्ष है। और शेष खिलाड़ी कितने बचेंगे सातु? शेष खिलाड़ी 7 बचेंगे। तो उन 7 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो 26 वर्ष है। तो कोच की आयु क्या है? बहुत आराम से कोच की आयु निकाल देंगे। देखिए 5 गुणा 28 से करिए, यानी कि 5 खिलाड़ियों का कुल मिला के योगफल निकालिए, 7 खिलाड़ियों का कुल मिला के आयु का योगफल निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। 5 अट्ठे आपका 40 हो जाएगा, 5 दूना 10, 140 हो गया। 7 छंग आपका 42 हो जाएगा, 7 दूना 14, 18 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये दोनों पता किसकी आयु का योगफल है? 12 खिलाड़ियों की औसत, 12 खिलाड़ियों की आयु का योगफल है। तो साथियों 2 आ जाएगा, 4 और 8 आपका 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी कि ये जो है ना 322 साथियों, 322 ये कुल मिला के 12 खिलाड़ियों की आयु का योगफल है। लेकिन अगर इसमें हम कोच की आयु मिला लेते हैं तो 416 हो जाती है। तो 416 में से 322 को घटाइए, हमें कोच की आयु पता चल जाएगी, 4 हो जाएगा साथियों, है ना। यहां पर अगर बात करते साथियों आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी कि 94 वर्ष कोच की उम्र है। तो 94 वर्ष कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये सारे के सारे साथियों क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पर देखे। ये वीडियो, ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों आप लोग यहाँ पर जरूर बता दीजिएगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम को अगर आप 100% क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए देखिए साथियों, हिंदी का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ्स का, ऐसे आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। यानी कि जैसी शिफ्ट में साथियों क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे आपको 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। मैं कहूंगा आपकी शिफ्ट पर ये 10 मॉडल पेपर भारी पड़ेंगे। तो पहली काम तो आप लोग ये ले लीजिएगा। उसके अलावा कई सारे क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर से भी पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी के। जो एग्जामिनर पिछली सालों में मेहनत कर चुका है ना, वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं डिक्टो, रीजनिंग और मैथ्स के। तो इसकी भी पीडीएफ का इंतजाम कर दिया गया है। इसको अगर आप देख लेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर के लगभग 5 से 6 सवाल साथियों आ रहे हैं। तो ये तीनों पीडीएफ ले लीजिएगा। मैं कहूंगा 70% तक पेपर आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको वहीं व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। मैं कहूंगा आपके एग्जाम में जितना भी समय बाकी है, इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना। तो साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। और जय हिंद का कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा। और आपका पेपर किस डेट में, एक बार मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपके लिए कुछ बहुत शानदार और करूंगा, है ना। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, ये जिनके जो ग्रुप्स आपके पास है उनमें भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।